Hi everyone, this is me Azalfa. Chapter 22 का नेम है चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का पहला टॉपिक ये है कि मतलब मोटिवेट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन यूथ स्पोर्ट्स। क्या मोटिव होते हैं कि मतलब यूथ जो होती है वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है। तो बॉयज़ के लिए जो रीज़न होती है वो होती है नो रूल, टू हैव रन, डू समथिंग आई एम गुड एट, टू इम्प्रूव स्किल्स, टू स्टे इन शेप। तो मतलब लड़कों के लिए जो रीज़न होती है कि मतलब गेम स्पोर्ट्स में कोई रूल्स नहीं होते, तो उन्होंने वो खुद से भागना चाहते हैं, दूसरों से भागना चाहते हैं और वो चीज़ करना चाहते हैं जिसमें वो अच्छे हों और अपनी स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं और खुद को शेप में रखना चाहते हैं। और गर्ल्स के लिए कहते हैं कि लड़कियां भी भागना चाहती हैं सिचुएशन से, क्योंकि स्पोर्ट्स में आज़ादी मिलती है और वो शेप में रहना चाहती हैं। फिटनेस फ्रीक गर्ल्स जो होती हैं और टू गेट एक्सरसाइज करने के लिए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं रीजंस फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने की क्या रीज़न होती है। बॉयज़ के लिए रीज़न होती है हैव रन, इम्प्रूव स्किल्स, एक्साइटमेंट फॉर कंपटीशन। और गर्ल्स के लिए होती है स्टे इन शेप, हैव रन, गेट एक्सरसाइज, इम्प्रूव स्किल्स। और फिर उसके बाद ये चार्ट है जिसमें बताया गया है कि फिर उसके बाद आ जाता है चार्ट वाई चिल्ड्रन पार्टिसिपेट एंड वाई चिल्ड्रन विड्रॉ। चिल्ड्रन पार्टिसिपेट भी करते हैं न्यू स्किल सीखने के लिए, लर्न, फन, एफिलेशन, क्योंकि उन्हें गेम के साथ लगाव होता है, थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, एक्सरसाइज, फिटनेस। और फिर उसके बाद विड्रॉ क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक नई स्किल को सीखने से फेल हो जाते हैं, उनको खेल के साथ लगाव नहीं रहता, उन्हें गेम में मज़ा नहीं आता और उन्हें थ्रिल्स, एक्साइटमेंट की कमी नज़र आती है, उन्हें एक्सरसाइज और फिटनेस करने को नहीं मिलती ज़्यादा, और ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग नहीं होती गेम, ज़्यादा फेलियर ही होती है उनके लिए, तो वो छोड़ देते हैं गेम में पार्ट लेना। और आ जाता है साइकोलॉजिकल मोटिव्स फॉर पार्टिसिपेशन और विड्रॉ। और फिर उसमें आ जाता है परसीव, कॉम्पिटेंस, गोल, ओरिएंटेशन एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। और ये जो तीनों है कि मतलब हम अपनी कॉम्पिटेंस को परसीव किस तरह करते हैं। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो हम परसीव करेंगे जीतेंगे या हारेंगे, जिस तरह हम परसीव करेंगे उसी तरह हम पार्टिसिपेट या विड्रॉ करेंगे उसी हिसाब से। और फिर गोल ओरिएंटेशन, जिस तरह का हमारा गोल ओरिएंटेशन होगा उसी हिसाब से हम पार्टिसिपेट या विड्रॉ करेंगे। और स्ट्रेस रिस्पॉन्स, अगर हमारा स्ट्रेस लेवल हाई होगा तो हम ऑब्वियसली विड्रॉ करेंगे गेम से। अगर हमारा स्ट्रेस लेवल लो होगा तो हम हमारा मूड लाइट होगा, हम ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करेंगे गेम में। और उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ फ्रेंड्स इन यूथ। हमारे फ्रेंड्स भी हमारे साथ स्पोर्ट्स में काफ़ी हेल्प करते हैं। हम बाज़ औक़ात हम अपने फ्रेंड्स की वजह से गेम में हिस्सा लेते हैं। और फ्रेंड्स जो होते हैं वो हम उनके साथ कॉम्पिटेंस, उनके साथ अपनी हार जीत, अपने इमोशंस, सारा कुछ उन्हीं के साथ शेयर करते हैं। और फ्रेंड्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हम फ्रेंड्स के थ्रू अपॉर्चुनिटी सीखते हैं और भी बहुत कुछ सीखते हैं फ्रेंड्स के थ्रू। और बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम करंट अकॉर्डिंग टू करंट टाइम हम जो यूथ है वो अपने फ्रेंड्स की वजह से ही पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को छोड़ना नहीं चाहती। और एक बेसिक रीज़न ये भी है कि मतलब चिल्ड्रंस जो यूथ जो है वो पार्टिसिपेट इस वजह से करती है कंपटीशन में कि ये उन्हें अपॉर्चुनिटी देगा कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहेंगे लाइफ लॉन्ग और नए फ्रेंड्स रहेंगे। और फिर उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रेटजीज़ फॉर कोपिंग विद स्ट्रेस इन यंग एथलीट्स। अब यंग एथलीट्स को भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो यंग होते हैं तो वो बहुत जल्दी हार जीत की वजह से स्ट्रेस हो जाते हैं। तो उनको जब कोप करते हैं उनके स्ट्रेस को, तो फिर वो कैसे करते हैं, वो ये है कि जनरल डायरेक्शंस उन्हें बेसिक ट्रिकों से बताएं, बेसिक डायरेक्शंस दें जो होती हैं स्ट्रेस डील की, उनके साथ यूज़ फन स्ट्रेटजीज़। और फिर उसके बाद आते हैं सिंपल स्ट्रेटजीज़, यूज़ सिंपल स्ट्रेटजीज़। फिर उसके बाद डिफरेंट अप्रोचेज़ एट द सेम एक्सरसाइजेज़, डिफरेंट अप्रोचेज़, डिफरेंट थ्योरीज उनके साथ अप्लाई करें सेम एक्सरसाइज के साथ। और फिर उनके साथ रिमेन पॉजिटिव, हमेशा उनके साथ पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक रहें। और उनको रोल मॉडल वाली थ्योरी यूज़ रोल मॉडल थ्योरी, उनको मतलब उनको बताएं कि रोल मॉडल ये है तो तुमने यही करना है। अगर उनका रोल मॉडल नहीं भी है तो उनका रोल मॉडल बना दें कोई। फिर उसके बाद आ जाता है स्ट्रेस एंड बर्नआउट इन चिल्ड्रंस कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के। और आजकल अगर देखा जाए तो बहुत सी रिसर्चेज भी हो रही हैं, और उन रिसर्चेज के अकॉर्डिंग स्ट्रेस एंड बर्नआउट जो है वो यूथ एथलीट्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। और ये काफ़ी कंसर्न ले रहा है आजकल साइंटिस्ट के दरमियान, और इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही हैं और इस पर एक ग्राफ है, ये ग्राफ देख लें जिस पर लिखा हुआ है कि
स्ट्रेस लेवल इन यंग एथलीट्स। और फिर उसके बाद ये डेफिनेशन है, स्टेट एंजाइटी लेवल इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग स्पोर्ट कंपटिशन आर नॉट यूजली सिग्निफिकेंट हायर देन दोज ड्यूरिंग चाइल्डहुड एवोल्यूशन एक्टिविटीज़ के। मतलब जब हम स्टेट लेवल कंपटिशन पे जाते हैं ना एक चिल्ड्रन, तब उसका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है, एंजाइटी लेवल। और जबकि वो जो रेगुलर एक्टिविटीज़ का आ रहा होता है अपने दोस्तों के साथ, तब उसका स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल बिल्कुल ही लो होता है, बल्कि होता ही नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है सिचुएशनल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस के। सिचुएशन किस तरह स्ट्रेस का सोर्स बनती है, वो होती है कि मतलब या तो आप हार जाते हो बहुत बुरी तरह। जब आप हारते हो तो आपको एंजाइटी होती है, एंजाइटी और फियर ऑफ लूजिंग, तो इसकी वजह से भी होती है। और उसके बाद आता है स्ट्रेस इंड्यूस्ड बर्नआउट। और जो आज की यंग एथलीट्स हैं वो मतलब प्रेशर तो ले ही नहीं सकते और गेम का, और जब वो गेम का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो वो स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट की तरफ फॉल करते हैं। वो स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट में फॉल कर जाते हैं और ऑटोमेटिकली फिर गेम इफेक्ट होती है उनकी। फिर उसके बाद आ जाता है इफ़ेक्टिव कोचिंग प्रैक्टिसेस विद यंगस्टर्स के। मतलब कौन कौन सी कोचिंग ट्रिक्स हैं कि मतलब जो कोच ट्राई करेगा यंगस्टर्स के साथ, कि उनके साथ रियलिस्टिक रहे, उनको साथ पॉजिटिव रहे, उनको इंकरेज करे, उनको सिंसियर फीडबैक दे, उनको रिवॉर्ड दे, उनको अगर एक टेक्निक अगर एक टेक्निक एक एथलीट पर वर्क नहीं कर रही, उस टेक्निक को रीन्यू करे, कोई और टेक्निक अप्लाई करे उस एथलीट पे, उनकी स्किल्स को मॉडिफाई करे, उन पे रूल्स अप्लाई करे, और हमेशा उनके साथ पॉजिटिव अप्रोच रखे। किसी चीज़ को गलत को सही करने के लिए उनके साथ पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव तरीके से उनको बोले कि मतलब नहीं है ठीक, ऐसे नहीं, ऐसे ये तुमने काम गलत किया है, इसको ठीक करो। उन पे नेगेटिव इफेक्ट ना करे, क्योंकि पॉजिटिवली अगर प्यार से बोलेगा तो ऑटोमेटिकली सीखी जाएगी। फिर उसके बाद आ जाता है कोचिंग यंग एथलीट्स मेजर फाइंडिंग ऑफ स्मिथ एंड स्मॉल। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ ट्रिक्स बताई थी कि मतलब यंग एथलीट्स को अगर इस तरह कोच करेंगे तो वो बेस्ट होगा। और ये थी कि उनको प्रेज़ करें, उनके साथ सिंसियर रहें, उनके साथ रियलिस्टिक रहें, उनको रिवॉर्ड द एफर्ट एज मच एज यू कैन, फोकस ऑन टीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग स्किल्स, और उनके सैंडविच अप्रोच थ्योरी उनके साथ यूज़ करें, को करेक्टर्स रहें। फिर उसके बाद आ जाता है मॉडिफाई स्किल्स एंड एक्टिविटीज़, तो उनकी एक्शन एंड पार्टिसिपेशन, जो उनकी गेम में पार्टिसिपेशन लेवल होते हैं उनको मैक्सिमाइज़ करें। फिर उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है स्पोर्ट्स यंग एथलीट्स को, या तो वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगी या तो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगी, क्योंकि अगर बात बात पर पेरेंट टोकेंगे, हमें इंकरेज नहीं करेंगे, तो वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगी, और वो जो एथलीट होगा, यंग एथलीट होगा, उसका बिल्कुल भी फोकस नहीं रहेगा गेम पे, वो डाइवर्ट होने लग जाएगा, वो उसमें एंजाइटी आने का चांसेस होंगे। और फिर उसमें आता है, और फिर आता है पॉजिटिव इंटरफेरेंस। और पॉजिटिव इंटरफेरेंस क्या कि मतलब अगर बच्चा हार भी गया तो पेरेंट उसे इंकरेज करेंगे और बोलेंगे कि मतलब तुमने ऐसे नहीं, ऐसे करना है तुमने, और उसे डिसिप्लिन करेंगे। और फिर एज अ रिज़ल्ट वो बच्चे में भी मोटिवेशन आई कि मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे करना है। फिर उसके बाद आ जाता है कोकले की रिसर्च। अकॉर्डिंग टू कोकले ने रिसर्च करके बताया था कि मतलब आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा यंगस्टर्स के साथ अटैच हैं, कि उन्हें स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत पैसा है, वो एज अ बिज़नेस भी देखते हैं स्पोर्ट्स को आज के पेरेंट्स। तो अगर वो बिज़नेस के अलावा भी अपने बच्चे को इंटरेस्ट दे रहे हैं कि मतलब तुमने स्पोर्ट्स सीखना है, स्पोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन करनी है, तो उन्हें बेसिक लर्निंग प्रैक्टिस सीखनी है उनके, मतलब अपने बच्चे के साथ किस तरह पॉजिटिव रहना है, अगर उसका बिहेवियर में चेंजेस आ भी रहे हैं तो किस तरह करने हैं। फिर उसने डेवलप करवाया था कि एजुकेटिंग पेरेंट्स, अमेरिकन स्पोर्ट्स एजुकेशन प्रोग्राम इन 1994 डेवलप पेरेंट प्रोग्राम डैट, इसमें ये पेरेंट प्रोग्राम डेवलप करवाया गया था, जिसमें पेरेंट्स को ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रैक्टिसेस के बारे में समझाया जाता था कि किस तरह अपने बच्चों को डील करना है अगर वो कुछ होता है। तो फिर मेरा स्पेशलाइजेशन इन स्पोर्ट्स में होता है कि मतलब आजकल लोग ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि वो फिज़िकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा आपको ओवरऑल रिकग्नाइजेशन मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको
पाकिस्तान में नहीं लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे बाहर जाएंगे तो हमें अब जो स्टैंडर्ड सेट हुए हैं यूएस में उसके अकॉर्डिंग आपको पहले कॉलेज से स्कॉलरशिप चाहिए होगी, फिर आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, फिर आप जाके स्पोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। और कुछ मिथ्स हैं कि जो कि कही जाती हैं कि मतलब एथलीट कैन बी प्रेडिक्टिव, तो एथलीट का जो टैलेंट होता है वो सिर्फ यंग एज में ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मोर इज़ ऑलवेज बेटर कि मतलब जिस तरह वो ट्रेनिंग करता जाएगा उसकी टैलेंट इंप्रूव होगा। और फिर उसमें बताया जाता है कि स्टेजेस ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट कैन बी स्किप, मतलब टैलेंट डेवलपमेंट की स्टेजेस छोड़ी जा सकती हैं कि मतलब एकदम से तरह शोएब अख्तर है, उसने अपनी बॉल एग्जैक्ट घुमा के फेंकनी सीखी, लेकिन उसने ये नहीं पता कि कैसे सीखी, तो ये उसका बॉर्न टैलेंट था, उसने सीखी नहीं किसी तरह। आपको सीखना नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट बोर्न विद टैलेंट भी हो सकते हो। और फिर उसके बाद आता है इंटेंस ट्रेनिंग विल लीड टू कॉलेज एथलेटिक्स स्कॉलरशिप, कि अगर आप इंटेंस ट्रेनिंग करोगे तो आपको कॉलेज में स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ये मिथ्स भी हैं और इनको माना भी जाता है। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।